हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज अपने इस वीडियो में कक्षा 11 में आपका विषय जो हिंदी साहित्य है, इसमें एक पाठ्य पुस्तक अंतरा का 5वां पाठ। पाठ का नाम ज्योतिबा फुले। इसके रचनाकार सुधा अरोड़ा, यानी इसकी जो लेखिका है वो सुधा अरोड़ा है। सबसे पहले हम इस पाठ की जो लेखिका है उनके परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। एक तरह से उनका जो व्यक्तित्व है, उनका कृतित्व है, उसको लेकर के इस वीडियो के अंदर अपना चर्चा करेंगे। देखिए बेटा, सुधा अरोड़ा, इस लेखिका का जो जन्म है वो भारत में नहीं हुआ था बेटा। विभाजन से पहले यानी 1947 से पहले इनका परिवार पाकिस्तान में लाहौर में रहता था। इनका जन्म वहीं लाहौर में 4 अक्टूबर 1946 को। इनका जन्म कहां हुआ? लाहौर में 4 अक्टूबर 1946 को। इनका परिवार विभाजन से पहले पाकिस्तान में रहता था, क्योंकि उस समय तो भारत एक ही था बेटा। जब विभाजन हुआ 1947 में, तो उधर का हिस्सा पाकिस्तान और इधर का हिंदुस्तान। तो उस समय इनका जन्म लाहौर में 4 अक्टूबर 1946 को हुआ। विभाजन के बाद इनका परिवार कलकत्ता में आ गया, लाहौर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि विभाजन के समय उधर के लोगों ने इधर हिंदुस्तान की तरफ पलायन किया, और इधर से बहुत से लोगों ने, जो मुसलमान थे, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ पलायन किया। तो इनका परिवार भी लाहौर से पलायन करके और कोलकाता में आकर के बस गया। अब यहां कोलकाता में आए, यद्यपि उस समय भी इनके माता पिता, एक बहुत बड़ी बात है बेटा, स्नातक थे। स्नातक BA यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। पढ़ाई लिखाई का एक शिक्षा का जो माहौल है वो एक तरह से इनको विरासत में मिला है। जब ये कलकत्ता में आ गए, हम जानते हैं बेटा कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है, और वहां की जो भाषा है वो बंगाली है बेटा, बांग्ला भाषा है। तो यहां आकर के ये बच्ची थी, और उसके ऊपर बांग्ला भाषा का भी प्रभाव पड़ा, क्यों जो जहां रहता है उसके आसपास की जो वातावरण होता है उसका उसके ऊपर प्रभाव अवश्यंभावी पड़ता है। यद्यपि इनका जो बचपन था, यानी बच्ची जो ये थी, तो ये बहुत ज्यादा बीमार रहा करती थी बेटा। खाना नहीं खाती थी, बड़ी मिन्नत इनकी की जाती थी। इनके दादा इनके लिए रसगुल्ले लेकर के आते, इनको खिलाते थे, जिसकी वजह से इनके पेट में कीड़े भी पड़ गए थे बेटा, ज्यादा मीठे का सेवन करने से। अरोड़े मूलतः ये पंजाबी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में यानी कलकत्ता में जाने के बाद में इनके ऊपर बांग्ला भाषा का प्रभाव यानी बंगाली अधिक हो गए। इनके पिता का नाम, इनके जो पिता थे, उनके पिता का नाम था रामलू भाया अरोड़ा।
रामलुभाया अरोड़ा। माता पिता स्नातक, अच्छी शिक्षा उस समय इन्होंने, इनके माता पिता ने ग्रहण की। अब ये जो भाई बहनों की अगर बात करें तो सुधा अरोड़ा की एक बहन और भी थी, बड़ी तेज तर्रार, पढ़ने में होशियार थी, और 5 इनके भाई थे। इनकी शिक्षा, क्योंकि ये कलकत्ता में रहे तो वहीं शिक्षायतन यानी उच्च शिक्षा तक कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई। छोटी कक्षा में अध्ययन भी वहीं किया और उसके बाद में उस शिक्षा इनकी कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई। और अध्ययन अध्यापन का कार्य भी इसी विश्वविद्यालय के 2 और महाविद्यालय थे, वहां 1969 से 1971 तक अध्यापन का कार्य भी इन्होंने करवाया। 1969 से 1971 तक से 1971 तक कलकत्ता विश्वविद्यालय, यानी जो यूनिवर्सिटी होती है बेटा विश्वविद्यालय का, उसके 2 कॉलेज थे जिनको महाविद्यालय कहते हैं, वहां इन्होंने अध्यापन का कार्य करवाया। यानी पढ़ाने का काम किया बेटा। तो ये था इनका बेटा लघु रूप के अंदर, छोटे रूप के अंदर सुधा अरोड़ा का व्यक्तित्व। इसके बाद में आगे अपने जिक्र करते हैं इनकी कृतित्व को लेकर के। व्यक्तित्व के बाद में इनका कृतित्व। कृतित्व रचनात्मक कार्य इनका, यानी इनकी रचना आदि जो आ जाएगी। सबसे पहले इनके कहानी संग्रह। यद्यपि सुधा अरोड़ा ने साहित्य के जो अंग होते हैं, चाहे वो कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, सब में इनका योगदान रहा है। मूलतः ये कथाकार है। मूलतः क्या है सुधा अरोड़ा? कथाकार। कहानी संग्रह से पहले ये समझना जरूरी है बेटा। मूलतः ये कथाकार यानी कहानीकार है। इनके कहानी संग्रह जो है वो है बगैर तरासे हुए, उसके बाद में युद्ध विराम, बगैर तरासे हुए, युद्ध विराम, महानगर की भौतिकी, युद्ध विराम, महानगर की भौतिकी, काला शुक्रवार, कांसे का गिलास,
मैं उनकी बात कर रहा हूं बेटा, इनके कहानी संग्रह की। औरत की कहानी, ये चीजें, ये रचनाएं इनकी कहानी संग्रह में आती है। इसके अलावा इनकी जो कहानियां हैं वो भारतीय भाषाओं में तो लिखी गई है बेटा, हिंदी के अलावा दूसरी जैसे बंगाली है, तेलुगु है, तमिल है, जो भाषाएं भारतीय भाषाएं हैं इनमें तो लिखी गई है। इसके अलावा ये विदेशी भाषाओं में भी अनुदित हुई है। भारतीय भाषाओं के अलावा विदेशी भाषाओं में भी अनुदित हुई है। इन बाहर की भाषाओं में भी इनकी कहानियों का अनुवाद किया गया है। इसके बाद में ये इनका कृतित्व वही चल रहा है। कहानी संग्रह के बाद में भारतीय महिला कलाकारों के आत्मकथ्यों के भी इनके 2 संकलन मिलते हैं। भारतीय महिला कलाकारों के महिला कलाकारों के आत्मकथ्यों के 2 संकलन हैं, जिनमें पहला है दहलीज को लांघते हुए, पहला दहलीज को लांघते हुए और दूसरा है पंखों की उड़ान। दहलीज को लांघते हुए पंखों की उड़ान, ये भी इन्होंने तैयार किए थे बेटा, महिला कलाकारों के आत्मकथ्यों के आधार पर। इसके अलावा इन जो अपने सुधा अरोड़ा है वो पत्र पत्रिकाओं में भी सक्रिय रही है। सुधा अरोड़ा पत्र पत्रिकाओं में भी सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया है। इन पत्र पत्रिकाओं के क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया है। इनकी एक पाक्षिक पत्रिका थी सारिका। पाक्षिक का अर्थ होता है बेटा 15 दिनों के बाद में निकलने वाली पत्रिका। ये 15 दिनों के बाद में जैसे अपने पढ़ते हैं ना दैनिक अखबार हो, दैनिक का मतलब रोजाना के हो गए बेटा, साप्ताहिक का मतलब सप्ताह का, और पाक्षिक का मतलब 15 दिन, और मासिक का मतलब महीने के बाद, 1 महीने के बाद में। तो ये जो सारिका पत्रिका थी इनकी जो पाक्षिक थी, इसमें आम आदमी, इस सारिका के अंदर है आम आदमी, जिंदा श्वास,
इसमें आम आदमी जिंदा श्वास, आम आदमी जिंदा श्वास। इसके अलावा दैनिक राष्ट्रीय स्तर का अखबार दैनिक जनसत्ता, राष्ट्रीय दैनिक जनसत्ता में राष्ट्रीय दैनिक जनसत्ता में महिलाओं से जुड़े जो मुद्दे थे उनका चित्रण किया। राष्ट्रीय दैनिक जनसत्ता में इन्होंने महिलाओं से जुड़े जो मुद्दे थे उनको उठाया या उनके बारे में लिखा। इसके अलावा मतलब महिलाओं से, राष्ट्रीय दैनिक में महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया। इसके अलावा इनका साप्ताहिक स्तंभ अखबार के अंदर स्तंभ आता था, इनका साप्ताहिक स्तंभ। साप्ताहिक स्तंभ वामा, क्या नाम था उसका? वामा। ये भी अपने समय में या इनके समय के अंदर चर्चा का विषय रहा है या खूब चर्चित रहा है। इसके अतिरिक्त महिला संगठनों के सामाजिक कार्यों के प्रति ये हमेशा सक्रिय रही है और इन्होंने अपना समर्थन दिया। सक्रिय रही और अपना समर्थन है वो देती रही है। इसके अलावा महिलाओं पर केंद्रित औरत की दुनिया बनाम दुनिया की औरत। इसके अलावा महिलाओं पर केंद्रित औरत की दुनिया बनाम दुनिया की औरत। जैसे शीर्षकों के लेखों का संग्रह भी है, लेखों का संग्रह भी है। इस शीर्षक से संबंधित है इनके लेखों का निबंधों का संग्रह भी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इन्हें पुरस्कृत भी किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इनको पुरस्कार भी दिया गया है।
हम जानते हैं बेटा कि सुधा अरोड़ा है वो मूलतः कहानीकार है, और इनके यहां स्त्री विमर्श का रूप आक्रामक न होकर के सहज और संयत है बेटा। ये कहानीकार थी और कहानीकार होने के नाते स्त्री को लेकर के इनका जो रुख था वो आक्रामककारी नहीं था बेटा। यूं कहें औरत के प्रति जो इनकी सोच थी वो कोई ज्यादा आक्रमण से भरी हुई नहीं थी, बल्कि सहज और संयम से बंधी हुई थी। औरत के प्रति न होकर सहज और संयत थी बेटा। क्या थी? सहज और संयत थी। सुधा अरोड़ा हमेशा अपनी रचनाओं के द्वारा सामाजिक और मानवीय संबंधों को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत करती थी बेटा। सुधा अरोड़ा सामाजिक और मानवीय संबंधों को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत करती थी बेटा। मानवीय संबंधों को बड़ी रोचकता के साथ प्रस्तुत करती थी। यह था बेटा इनका सुधा अरोड़ा का व्यक्तित्व और कृतित्व। अब इसके बाद में आगे जो अपना पाठ है ज्योतिबा फुले, इस पाठ का परिचय से पहले इसका जो उद्देश्य है, मूल जो भाव है, इसका जो आशय है, उस पर अपने थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए बेटा, ज्योतिबा फुले ये लेखिका के द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले को लेकर के उनकी जो जीवनी है उसको लेकर के, और लेखिका ने ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी जो सावित्री थी उनके द्वारा समाज में जो काम किए गए थे उसको लेकर के अपने विचार प्रकट किए। यानी शिक्षा, उनका सबसे बड़ा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में था बेटा। ये उस समय की बात है जब समाज के अंदर महिला शिक्षा को बिल्कुल भी नगण्य माना जाता था। साधनों का अभाव था, संचार यातायात के साधनों की कमी थी, फिर भी आत्मिक लगन के चलते इन लोगों ने अपने अथक प्रयासों के द्वारा समाज में शिक्षा की, औरत के लिए, स्त्री के लिए शिक्षा की जो अलख है वो जगाई थी। तो इस प्रकार से शिक्षा और समाज सुधार संबंधी कार्यों का जो महत्व है उस महत्व का जिक्र सुधा अरोड़ा ने किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने सामाजिक और धार्मिक उस युग के अंदर जो कुरीतियां थी, जो रूढ़ियां थी, उनका भी इन्होंने डट करके विरोध किया है। इस रचना के द्वारा सुधा अरोड़ा ने समाज में जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, गरीब, असहाय, दुर्बल, इसके अलावा अबला यानी औरत, उसकी समानता के हक की लड़ाई लड़ी है। इन्होंने अपने प्रयासों के द्वारा, अपनी कार्य प्रणाली के द्वारा दलित, पीड़ित, शोषित, गरीब, असहाय व स्त्री, इनकी समानता, क्योंकि उस युग के अंदर पूंजीवादी व्यवस्था के साथ साथ समाज में सामंतवादी व्यवस्था थी
और जिसके चलते ऐसे वर्ग के लिए जीवन जीना बड़ा कठिन कार्य था। परिस्थितियां इस वर्ग के लोगों के लिए प्रतिकूल थी। जीवन जीने की मूलभूत आवश्यकताओं के जो साधन होते हैं उनका अभाव था। फिर भी इन लोगों ने इनके लिए, इनकी समानता के हक की लड़ाई लड़ी। पूरे समाज ने इन दोनों का घोर विरोध भी किया, या यूं कहें समाज के विरोधों का भी इनको सामना करना पड़ा। फिर भी कभी भी ये नतमस्तक नहीं हुए, अपने कर्तव्य रूपी पथ से कभी भी ये विचलित नहीं हुए। निरंतर लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने मार्ग पर आने वाले विघ्न, बाधाएं, अवरोध, उन सब का डट करके मुकाबला करते हुए और भीतर के साहस से ये आगे बढ़ते रहे, लक्ष्य को प्राप्त करते रहे। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए या ध्यान में रखते हुए इनका जो संघर्ष था वो निर्णायक महत्व रखता है। बहुत बड़ी इनके संघर्ष की महत्ता है बेटा। इनका जो संघर्ष है जो अपने आप में स्वर्णिम रहा है, क्योंकि इन्होंने उद्धार किया है। ऐसे वर्ग का उद्धार करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं कि उस समय तो इनको महत्व नहीं दिया गया, लेकिन अब जो उसके बाद की पीढ़ी आई है वो आज भी उनको स्मरण करती है, आज भी उनको अपना आदर्श मानती है, आज भी उनके बारे में जानने के लिए जिज्ञासाएं उनकी है वो हमेशा बनी रहती है। देखिए बेटा, ऐसे जो लोग होते हैं इस प्रकार से जो समाज को देते हैं, और यही है बेटा, समाज हमेशा व्यक्ति से अपेक्षा रखता है, व्यक्ति समाज से कभी अपेक्षा नहीं रखता। तो इन्होंने समाज को दिया है। ये जो दलित, पीड़ित, शोषित, असहाय, निम्न वर्ग के जो लोग थे उस समय छुआछूत का बोलबाला था। स्वर्ण जाति के जो लोग थे वो निम्न जाति के लोगों को है दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से देखते थे। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता पड़ती है उनसे इस वर्ग के लोग वंचित थे। शिक्षा पर तो उस समय केवल और केवल ब्राह्मणों का आधिपत्य था, वो उसको अपना एकाधिकार मानते थे बेटा। लेकिन इन्होंने उनके द्वारा रचे गए ये जो बवंडर था, झूठा जो बवंडर था, उसको अपने प्रयासों के द्वारा उसको झूठा साबित किया। तो इस प्रकार से इस पाठ के अंदर हम जो ज्योतिबा फुले है इनकी ये जीवनी है, और इस जीवनी के अंदर हम आगे उनके जीवन के बारे में और उनकी कार्य प्रणाली के बारे में और उनका कर्तव्य रूपी जो मार्ग है वह, और उसके अलावा उन्होंने जो अपना उद्देश्य तैयार किया था उस उद्देश्य को किस तरह से उन्होंने पूरा किया और समाज को उन्होंने क्या दिया, इसके ऊपर चर्चा हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।